बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 25 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। जी, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के सिलसिले में हमने कल पहले लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि हम जिस इन्वायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स किस तरह से इन्वायरमेंट के मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट्स में पाए जाते हैं और वहाँ से लिविंग बींग्स के अंदर वो मूव करते हैं और फिर दोबारा से इन्वायरमेंट में रिटर्न होते हैं, यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कैसे रन होती हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम अब एनर्जी की इसी तरह की मूवमेंट ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ पर एनर्जी का सोर्स क्या है और एनर्जी डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं इस इकोसिस्टम के उनके अंदर एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है, यानी एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम या फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। जी, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट मैंने ब्रीफली आपको कल एक्सप्लेन किया था। इकोसिस्टम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर डिफरेंट टाइप के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट इस तरह से करें कि वो एक सस्टेनेबल, वो एक देर पा और एक सेल्फ सफिशेंट एक सिस्टम बन जाए और उनके अंदर इन डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन इस तरह से हो कि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हों, तो सच एन इंटरेक्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स मैंने आपको पॉइंट आउट किए थे, ये आपने ज़रूर याद रखना है, लोअर क्लासेस में भी आप यकीनन पढ़ते हुए आए। एक है बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक, और दूसरे एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स हों या एबायोटिक कंपोनेंट्स हों, इन दोनों के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। दोनों कंपोनेंट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस और वर्क इज़ परफॉर्म्ड। और फिज़िक्स के स्टूडेंट्स होने के नाते आप ये बात ज़रूर जानते होंगे कि कोई भी वर्क बग़ैर एनर्जी के परफॉर्म नहीं होता। एनर्जी को डिफ़ाइन भी इसी टर्म्स में किया जाता है कि द कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ नोन एज एनर्जी। तो बायोटिक कंपोनेंट्स ये भी मुख्तलिफ किस्म का वर्क परफॉर्म करते हैं, इनके अंदर भी अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। एंड सिमिलरली एबायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो शो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे ये अर्थक्वेक्स का आना या फिर ये वोल्केनिक करप्शन है या फिर इसी तरह से कोई हरिकेन्स, तूफ़ान या आंधियाँ वगैरह चलती हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हमारे इस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में भी जारी हैं, जिनके पीछे भी एनर्जी ही काम कर रही होती है। एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ, ये जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इस ग्लोबल इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं, ऑल ऑफ देम आर डिपेंडेंट अपॉन द एनर्जी ऑफ द सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, ठीक है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। Sun is the ultimate source of energy. Ultimate source of energy. और सन की ये एनर्जी हमारी अर्थ पर रेडिएशन की फॉर्म में पहुंचती है, इसी वजह से इस एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है। दिस इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी, या फिर इसे सोलर एनर्जी कहा जाता है, रेडिएंट और सोलर एनर्जी। तो ये रेडिएंट या सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। आपने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात ज़रूर सुनी होगी। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ज़रूर होती है। और जब भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो एनर्जी का कुछ यूजफुल अमाउंट डिक्रीज भी होता जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी सम एनर्जी has been lost in the form of heat,
तो ये जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं वो आपको बिल्कुल यहाँ पर एप्लीकेबल दिखाई देंगे कि हम चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स के मेंबर हैं या फिर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स हैं, उनमें किसी के अंदर भी एनर्जी ना तो जनरेट हो रही है ना ही वो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस इन तमाम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स में भी और एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो हम यहाँ पर ख़ास तौर पर देखेंगे कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में एनर्जी फ्लो कैसे करती है, यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। हम यहाँ पर ये भी बात नहीं कर रहे कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कैसे होती है, यानी हाउ द रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे बायो एनर्जेटिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम फ्लो ऑफ एनर्जी, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स है। इसमें हम फ्लो ऑफ एनर्जी को ट्रेस करते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में वो कौन सा कंपोनेंट है जिसने सबसे पहले इस एनर्जी को यूटिलाइज किया और उसके बाद फिर उससे ये एनर्जी किसके पास गई और उससे फिर ये एनर्जी किसके पास गई, ठीक है। इस तरह से हम इसको ट्रेस आउट करेंगे। तो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने से पहले हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल और उसके साथ फूड चेन। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ यहाँ पर हम फूड चेन एंड फूड वेब का कॉन्सेप्ट भी साथ डिस्कस करेंगे। फूड चेन एंड फूड वेब। तो तब हमें ये सही इल्म हो सकेगा कि एनर्जी अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। फूड चेन एंड फूड वेब, इन कॉन्सेप्ट्स को पहले हम लर्न करते हैं। इससे पहले कि हम ये ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन और फूड वेब के कॉन्सेप्ट को देखें, हमें ये भी इल्म होना चाहिए कि बायोटिक कंपोनेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो उसमें एक कंपोनेंट होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। दूसरे कंपोनेंट को क्या कहते हैं, कंज्यूमर। और तीसरे कंपोनेंट को कहते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर। तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि बायोटिक कंपोनेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसी तरह से ये बायोटिक कंपोनेंट्स भी आपने लोअर क्लासेस में ज़रूर पढ़े होंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे एक पार्ट आ जाता है एटमॉस्फेयर, जिसमें सारी गैसेस हैं। एक पार्ट आ जाएगा हाइड्रोस्फेयर, जिसमें तमाम वाटर बॉडीज़ आ जाती हैं। और एक पार्ट आ जाता है लिथोस्फेयर, जिसमें सारी लैंड सरफेसेस आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम ये बायोटिक कंपोनेंट्स की जो कि बात कर रहे हैं, और इसके अंदर हम एनर्जी फ्लो को ऑब्जर्व करेंगे। तो इनमें देखिए कि ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन और फूड वेब से क्या मुराद है। सबसे पहले देखिए ट्रॉफिक लेवल। देखो ट्रॉफिक लेवल क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के मेंबर्स, चाहे उनका ताल्लुक प्रोड्यूसर के साथ है या कंज्यूमर के साथ या डीकंपोजर के साथ, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन से ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स। सिमिलरली कंज्यूमर्स किसे कहते हैं, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स को, जो फूड को इंजेस्ट करते हैं और विद इन द बॉडी डाइजेस्ट करते हैं। सो दीज आर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स, यानी एनिमल्स, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स। और इसी तरह से डीकंपोजर किसे कहते हैं, डीकंपोजर्स आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। एब्जॉर्प्टिव, ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे बॉडी से, बाहर डाइजेस्ट करने के बाद फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। सो दे आर एक्चुअली एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। हाँ जी, तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डीकंपोजर, ये सभी ग्रुप्स फीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग लेयर्स में अरेंज्ड हैं, अलग अलग लेवल्स के ऊपर इनको प्लेस किया हुआ है। कि जैसे फीडिंग प्रेफरेंस के लिहाज से प्रोड्यूसर्स को देखा जाए तो प्रोड्यूसर एक ऐसा ग्रुप है जो कि
डायरेक्टली सनलाइट को कैप्चर करके अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खुद फॉर्म करता है, सिंपल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लेता है एनवायरनमेंट से और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खुद बनाता है। तो इसकी ये जो फूड प्रेफरेंस है ये यूनिक है, तो इस वजह से ये एक अलग लेयर में आ जाएगा, अलग लेवल में आ जाएगा। सिमिलरली कंज्यूमर्स जो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं इनके अंदर फिर फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सम ऑफ देम दैट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स, यानी वो प्लांट को खाते हैं, हर्बीवोर्स हैं, तो उनका जो फूड प्रेफरेंस है, फूड हैबिट है, वो एक अलग है, तो वो एक अलग ग्रुप बन जाता है। इसी तरह से फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर तो यूं कहने का मतलब है कि जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ईच इज अरेंज एट अ स्पेसिफिक लेवल और लेयर फ्रॉम फीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ईच ऑर्गेनिज्म, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, आप इसको डिफाइन करेंगे ईच group of organism, each group of organism is arranged at different layers, इसको आप layers भी कह सकते हैं, ये levels भी आप कह सकते हैं, या आप इसको stages भी कह सकते हैं। each group of organism is arranged at different layers या levels from nutritional point of view, या फिर trophic point of view, trophic word nutrition से related है, from nutritional या feeding point of view, feeding word भी use किया जा सकता है, feeding point of view। Each group of organism is arranged at different layers or levels from nutritional or feeding point of view, that is trophic level। इसको क्या कहा जाएगा, this is known as the trophic level, ये चीज़ trophic level कहलाएगी। तो यूँ देखिए ये जो different trophic levels हैं, they are represented by T, different trophic levels। तो इसमें जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, T1, T2, T3 यूं करके। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय T1, ठीक है, T2, T3 यूं करके इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, T4 एंड T5। First trophic level, second trophic level, third trophic level, fourth and the fifth trophic level। First trophic level की क्या पहचान होती है? First trophic levels are actually producers। Producers अभी मैंने बताया कौन से organisms हैं? Producers are autotrophs। तो autotrophs या producers ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा इकोसिस्टम के अंदर। सबसे पहले फूड एनर्जी को यूटिलाइज करना इनका काम है। उसके बाद फिर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स को खाते होंगे, जो प्लांट ईटर्स होंगे, उनको सेकंड ट्रॉफिक लेवल में प्लेस किया जाएगा, और ये इनफैक्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। और प्राइमरी कंज्यूमर्स की पहचान क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर एनिमल्स। ये हर्बीवोर एनिमल्स हैं। दीज आर हर्बीवोर एनिमल्स। अच्छा, फिर इसी तरह से T3, इसमें जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर ये भी दरअसल एनिमल्स का एक ग्रुप है, लेकिन ये डायरेक्टली प्लांट को खाने के बजाय ये एनिमल्स को खाते हैं। ये कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स। इनको स्मॉल कार्निवोर्स भी कहा जाता है। बट देयर इज अनदर ग्रुप जो कि टॉप कार्निवोर्स है। ये भी कार्निवोर्स हैं, प्रेडेटर नेचर के एनिमल्स होते हैं ये। इनको कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं ये टॉप कार्निवोर्स कहलाते हैं। ये भी होते हैं कार्निवोर्स हैं, प्रेडेटर नेचर के, इनको टॉप कार्निवोर्स कहा जाएगा। तो टॉप कार्निवोर्स आर प्लेस्ड इन T4। एक और ग्रुप है, उसे कहते हैं हम ओमनीवोर। जैसे इंसान, हम प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, लिहाजा जो ओमनीवोर्स होंगे उनका ट्रॉफिक लेवल
कोई एक सिंगल ट्रॉफिक लेवल नहीं है। ओमनीवोर्स सम टाइम एक्ट एज हर्बीवोर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं व्हेन दे आर ईटिंग प्लांट्स, उस वक्त इनका ट्रॉफिक लेवल T2 हो जाएगा। और सम टाइम ये कार्निवोर्स की तरह बिहेव करें T3, और टॉप कार्निवोर्स भी बन जाते हैं, प्रेडेट करते हैं, तो T4 पर ये आ सकते हैं। लेकिन ओमनीवोर्स के बारे में याद रखिए कि ओमनीवोर्स ये कभी भी T1 पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। T1 इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स के लिए ये मुख्तस है, इसके ऊपर कोई और ग्रुप नहीं आ सकता। अच्छा, जबकि T5 इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो डेड बॉडीज को डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोजर्स जिनको अभी हमने कहा था कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। तो ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स ये 5th ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन डीकम्पोजर अगर किसी प्रोड्यूसर की बॉडी को डीकम्पोज कर रहे हो, जाहिर है प्रोड्यूसर्स की भी तो डेथ होती है ना, तो प्लांट बॉडी को अगर ये डीकम्पोज करें तो फिर इनका ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा, फिर इनका ट्रॉफिक लेवल T2 हो जाएगा। अगर ये प्राइमरी कंज्यूमर की बॉडी को डीकम्पोज करें तो ये T3, और अगर ये टर्शरी कंज्यूमर की बॉडी को डीकम्पोज कर रहे हैं तो T4, और इवन अगर ये अपनी ही जैसे दूसरे जो डीकम्पोजर हैं उनकी बॉडी को डीकम्पोज करते हैं तो ये T6 पे जा सकते हैं। यानी डीकम्पोजर एक ऐसा ग्रुप है जिसका ट्रॉफिक लेवल मल्टीपल हो सकता है ओमनीवोर्स की तरह, लेकिन ये डीकम्पोजर कभी भी T1 पे नहीं जा सकते। और इसी तरह से ओमनीवोर्स के मुतालिक हमने ये कहा था कि ओमनीवोर्स का भी ट्रॉफिक लेवल 1 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओमनीवोर्स कभी भी T1 और T5 पे नहीं जा सकते। तो ये ट्रॉफिक लेवल्स का आपने आइडिया ऑब्जर्व किया। इसी ट्रॉफिक लेवल के आइडिया से हम जो दूसरा आइडिया है फूड चेन, उसको भी यहाँ पे हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। देखो फूड चेन किसे कहते हैं, फूड चेन इकोसिस्टम के अंदर आप ये जो फूड एनर्जी का ट्रांसफर देख रहे हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डीकम्पोजर्स थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, दिस इज नोन एज फूड चेन। कैसे डिफाइन किया इसको हमने, द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम producers to decomposers, from producers to decomposers, from producers to decomposers through series of organisms। देखो बीच में यूं एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आएगा, थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड प्रोसेसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। यहाँ पर ये जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं इनमें 2 प्रोसेसेस चल रहे हैं रिपीटेटिवली। वो कौन से 2 प्रोसेसेस हैं, रिपीटेड प्रोसेसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, प्रोसेसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। यानी मतलब इस बात का ये है कि देखो इससे जो पहले वाला ग्रुप है, जैसे T1 ये सन से डायरेक्टली एनर्जी गेन करता है, बट इट इज ईट अप बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। यानी दूसरे लफ्जों में कि T1 ये सन को खा रहा है, प्रोड्यूसर सन को खा रहा है और खुद खाया जा रहा है बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। नाउ प्राइमरी कंज्यूमर इज ईटिंग T1, यानी प्रोड्यूसर्स को ये ईट कर रहा है, जबकि खुद ईट अप हो रहा है बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर की ईटिंग कर रहा है और खुद ईट अप हो रहा है बाय द टर्शरी कंज्यूमर। सो इस तरह आप देखिए कि बाय द रिपीटेड प्रोसेसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ये जो ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डीकम्पोजर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज फूड चेन। ये जो फूड एनर्जी का ट्रांसफर था इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, इसको फूड चेन का नाम दिया गया। तो इस फूड चेन के अंदर ये ट्रॉफिक लेवल्स में हमने ऑर्गेनिजम्स को ऐसे करके अरेंज किया हुआ था।
फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन आप देखिए इकोसिस्टम के अंदर आपको यूं इस तरह से लीनियर फूड चेन्स बहुत रेयरली नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर आपको यूं ऐसे करके एक फूड चेन हो कि एक एक प्रोड्यूसर है किसी फूड चेन का, और उस प्रोड्यूसर को यह प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, और उस प्राइमरी कंज्यूमर को एक सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, और सेकेंडरी कंज्यूमर को एक टर्शरी कंज्यूमर, और फिर टर्शरी कंज्यूमर को अल्टीमेटली डीकम्पोजर। तो ये एक फूड चेन बन गई। लेकिन आप देखेंगे कि इसी इकोसिस्टम के अंदर इसी तरह की कोई और फूड चेन भी मौजूद होगी, उसमें एक डिफरेंट काइंड का प्रोड्यूसर वहाँ पे मौजूद हो सकता है, और उसको एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर खाते होंगे, और वहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर की भी एक अलग कैटेगरी हो सकती है, और फिर इसी तरह से टर्शरी कंज्यूमर भी उसी इकोसिस्टम में कोई और टाइप के भी हो सकते हैं, और अल्टीमेटली फिर इनका भी नसीब ये डीकम्पोजर तक जाकर पहुँचता है। तो यूँ ये दो या इससे भी ज़्यादा फूड चेन्स हो सकती हैं, और इनके दरमियान सम टाइम लिंक डेवलप हो जाए, सम टाइम नहीं बल्कि अक्सर इनके दरमियान लिंक डेवलप होता है कि इस फूड चेन का प्रोड्यूसर इसको ये प्राइमरी कंज्यूमर भी खा लेता है, तो फूड एनर्जी इधर से इधर भी आ सकती है। इसी तरह से ये प्राइमरी कंज्यूमर देखा देखी ये इसको भी खा सकता है टेस्ट चेंज करने के लिए। तो यूँ आप देखिए कि डिफरेंट फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर टू मेक अ नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन्स। अब देखो ये एक फूड चेन, दूसरी, ये तीसरी, जिगजैग, यूँ ये इस तरफ को जिगजैग, ये ऐसे करके ये ऐसे। सो आप देखिए ये इस डायग्राम में आपको आपसे पूछा है कितनी फूड चेन नज़र आ रही हैं, तो ये तो बहुत सारी फूड चेन्स हैं। सही सर, ये सेकंड टाइप फूड चेन की और पहली टाइप फूड चेन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, एक होती है डेट्राइटस फूड चेन, और दूसरी होती है जो ये प्लांट फूड चेन। यानी फर्स्ट टाइप जो फूड चेन है वो ये है जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। एक जो सेकंड टाइप की फूड चेन होती है वो डेट्राइटस से स्टार्ट होती है। उसमें डेट्राइटस कहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, सॉइल के अंदर जो डेट्राइटस होता है ना वो डेड ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। तो उस डेट्राइटस को जो खाने वाले हैं डेट्राइटिवोर्स, जैसा कि अर्थवर्म वगैरह, उनको डेट्राइटिवोर्स कहा जाता है। तो वो वहाँ से वो फूड चेन स्टार्ट होती है जी। वो फूड चेन रेयर है, ठीक है, तो उनको सेकंड टाइप ऑफ फूड चेन कहते हैं। जो प्राइमरी टाइप है फूड चेन की वो ये है जिसमें ये प्रोड्यूसर से इसका आगाज होगा और डीकम्पोजर तक जाएगा। अच्छा, तो ये जो नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन था, दिस इज नोन एज फूड वेब। द नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। दिस इज नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन्स। Network of many food chains। अच्छा, अब आप देखिए कि इकोसिस्टम के अंदर ये जो हम ट्रॉफिक लेवल्स और फूड चेन और फूड वेब देख रहे थे, तो अब इनके अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे होना है। अब हम ये जो असल टॉपिक था हमारा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, उसकी तरफ आते हैं। एनर्जी फ्लो, तो अब इस एनर्जी फ्लो को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो मैंने अभी जैसे बताया कि व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम। क्या है एनर्जी का सोर्स? सन, ऐसे ही है। तो सन की ये एनर्जी सबसे पहले, जो कि रेडिएंट एनर्जी है, सन की एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, ये सबसे पहले किसके किस्मत में आएगी? कौन इसको यूटिलाइज कर पाएगा इकोसिस्टम में? ये कैसे एंटर होती है? प्लांट्स इसको यूटिलाइज करेंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस रेडिएंट या सोलर एनर्जी सबसे पहले ये कैप्चर होगी बाय द प्लांट्स, और प्लांट्स इस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करेंगे। प्लांट्स का मतलब है प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स यूज दिस रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी और सोलर एनर्जी इन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये अपना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं इससे। यानी इससे क्या हो रहा है कि जो रेडिएंट या सोलर एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है प्रोड्यूसर्स में। तो प्रोड्यूसर्स जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर कैप्चर करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी
विच इज़ कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन अ यूनिट टाइम एट अ यूनिट एरिया, इसे कहा जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर देखो दो टर्म्स हम यूज़ करेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी fixed by the producers during photosynthetic activity, fixed by producers at a particular place या at a unit area, at a unit area and in a unit time, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स बाय प्रोड्यूसर्स एट अ यूनिट एरिया एंड अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब ये है कि जैसे ये एक मीटर स्क्वायर एरिया है, सपोज दिस इज अ मीटर स्क्वायर एरिया, तो ये जो एक मीटर स्क्वायर एरिया है, मीटर स्क्वायर एरिया, इस मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर सम प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट एंड ड्यूरिंग वन डे, ये जो टाइम है वो डे भी हो सकता है, या ड्यूरिंग वन वीक, ये वीक भी हो सकता है, या ड्यूरिंग वन मंथ, ठीक है, मंथ भी ये हो सकता है, या फिर ये ईयर भी आप ले लें इसको। तो इस तरह से कोई भी यूनिट हो सकता है। अमूमन ये हम कोई बड़ा यूनिट ले रहे होते हैं टाइम का, ऐसा नहीं है कि घंटे में हम चेक कर रहे हो, तो अमूमन मंथ और ईयर्स में इसको कैलकुलेट किया जा रहा होता है। तो इस तरह से एक यूनिट टाइम, एक यूनिट एरिया के अंदर मौजूद प्रोड्यूसर्स ने जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स किया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैलोरीज, एनर्जी को हम यहाँ पर कैलोरीज या जॉल्स में मेजर करेंगे। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये उस इकोसिस्टम की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। और इसके मुकाबले में एक और प्रोडक्टिविटी है, यानी जितना भी अमाउंट एनर्जी का फिक्स किया है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्या ये सारे का सारा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये इन प्रोड्यूसर्स की बॉडी का पार्ट बन गया है, क्या ये सारे का सारा मैस में ट्रांसफॉर्म हो गया? देखो एनर्जी मैस में ट्रांसफॉर्म होती है ना, या नहीं हो सकती? क्या कहते हैं आप? सर हो सकती है, हो सकती है, एग्जैक्टली, आइंस्टाइन की थ्योरी है। बिल्कुल, ये इसका देखो प्रूफ हम दे सकते हैं ना। वो कैसे कि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं ना, एनर्जी ले रहे हैं, तो उससे अपना बायोमास बिल्ड कर रहे हैं, तो ये एनर्जी बायोमास में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जितनी एनर्जी इन्होंने फिक्स की थी, जितनी कैलोरीज इन्होंने फिक्स की थी अपने बॉडी के अंदर, क्या वो सारी की सारी इनके बॉडी मास में ट्रांसफॉर्म हुई हैं? जी नहीं सर। नो, बहुत सारा अमाउंट एनर्जी का ऐसा था जो कि इनकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के दौरान लॉस होता गया बॉडी से। तो जो लॉस हो गया उसको आप माइनस कर दें, तो जो बाकी बच गया इनकी बॉडी का पार्ट बन गया, जो असल में बायोमास में ट्रांसफॉर्म हुआ, दैट इज नोन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अब यहाँ पर देखो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज़ आल्सो नोन एज बायोमास। इसको बायोमास भी कहा जाता है क्योंकि ये वो चीज़ है जो बायोमास में एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हुई है, दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज बायोमास। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर द रेस्पिरेटरी लॉस, यानी जितना भी वो रेस्पिरेटरी लॉस था, जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ की मेंटेनेंस में एनर्जी खर्च हो रही है ना, उसको रेस्पिरेटरी लॉस कह रहे हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर द रेस्पिरेटरी लॉस इज कॉल्ड
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाएगा, और आल्सो नोन एज बायोमास। यानी मिसाल के तौर पर एक प्रोड्यूसर है, तो उस प्रोड्यूसर का हमने 1 जनवरी को वेट किया, सपोज करें 1 जनवरी, तो 1 जनवरी ये 2021 के अंदर हमने इसका वेट किया, तो हमारे पास इसका वेट आया था ये 1 kg, ये इसका बायोमास था। लेकिन हमने फिर इसका 31 दिसंबर, पूरे एक साल के बाद 31 दिसंबर 2022 में हमने इसका दोबारा मैस लिया, तो ये हमारे पास आ गया 6 kg। तो आपने देखा पूरे एक साल के दौरान इसका मैस इतना इंक्रीज़ हो गया। तो ये जितना मैस इसका इंक्रीज़ हुआ है ना, ये दरअसल इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन क्या इसने इस एक साल के दौरान इतनी ही एनर्जी कैप्चर की थी, आपसे अगर पूछा जाए? नो, इससे कहीं ज़्यादा कैप्चर की होगी इसने, और उसमें से कितना ही अमाउंट इसने रोज़ाना की एक्टिविटीज़ में खर्च कर दिया होगा। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये तो वो है जो रेस्पिरेटरी लॉस के बाद बच गया था और इसकी बॉडी का पार्ट बन गया। तो दिस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ और द बायोमास। ओके, और इनमें रिलेशन क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इनमें क्या रेशो होता है? तो यूँ समझ लें कि इनके अंदर ना तकरीबन कोई 10:1 होता है। 10:1 10:1 से मतलब है कि दिस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज जस्ट 10% ऑफ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP हम इसको एब्रीविएट करें, NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज जस्ट 10% ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ये कितने परसेंट है? जस्ट 10% है। कितना लॉस हुआ है? 90% लॉस हो गया है इस डेली लाइफ की एक्टिविटीज को मेंटेन करने में। तो ये जस्ट 10% है ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से अब आप देखो कि अगर हम ये यहाँ पर दोबारा वो जो कॉन्सेप्ट था उसका ट्रॉफिक लेवल्स का, उसको सामने लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द ग्रुप ऑफ द प्रोड्यूसर्स। एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो प्रोड्यूसर्स मौजूद थे, उन्होंने ये 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी फिक्स की है। यहाँ पर चले हम यहाँ पे यूनिट भी प्लेस कर देते हैं। ये सपोज एक मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर एक साल के दौरान ये नंबर हमने ऑब्जर्व किया कि जो T1 था उसने 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हासिल की। दिस इज एक्चुअली द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन उसके बाद इस T1 से T2 के पास अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना पहुंचा है? क्या ये जो सेम अमाउंट इन्होंने कैप्चर किया था, ये सारा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को मिला? द आंसर इज नो। ये सारा अमाउंट उसको नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो गया। और मैंने कहा था कितना लॉस हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 90% हैज बीन लॉस्ट। ठीक है, 90% ये यहाँ पर लॉस हो गया। तो आफ्टर द लॉस ऑफ 90% एनर्जी, जस्ट 10% विच बिकम्स द पार्ट ऑफ दीज प्रोड्यूसर, वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को मिला है। तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास आपको जो एनर्जी मिल रही है वो इस लिहाज से देखो 1000 किलो कैलोरी वही पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ये हासिल हो रही है इनके पास। ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है यहाँ पर कि 90% लॉस हुआ। अब ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं ना, दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को मेंटेन करने में अगेन मच ऑफ दिस एनर्जी यूज कर जाएगा, और बहुत कम अमाउंट है जो इनकी बॉडी का पार्ट बनेगा, इनका बायोमास बनेगा, वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को मिलेगा। यानी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जब ये अमाउंट पहुंचा तो ये 100 किलो कैलोरी रह गया। ये उस अमाउंट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुआ था और उसके बाद फिर ये फ्लो करता हुआ यहाँ तक आया। तो आप देखिए 2 स्टेप्स के ऊपर लॉस हो चुका है। अच्छा, तो उसके बाद फिर देखो ये 4th ट्रॉफिक लेवल को इसका 10% मिल रहा है। यानी हर एक ट्रॉफिक लेवल पर
पिछले ट्रॉफिक लेवल का जो अमाउंट था उसका 10% पहुंचता है, और इसी तरह से उससे अगले ट्रॉफिक लेवल में भी उस ट्रॉफिक लेवल का 10% पहुंचेगा, और अल्टीमेटली डीकम्पोजर तक पहुंचते पहुंचते ये अमाउंट कम होकर कितना रह गया, जस्ट 1 किलो कैलोरी। यानी अगर ये 10,000 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ था तो इधर 1 किलो कैलोरी तक रह गया। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, क्योंकि ये हर स्टेप के ऊपर मेजर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इस तरह से लॉस होता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सही है। तो यहाँ पर अक्सर हम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी देते होते हैं इस एनर्जी फ्लो को कैलकुलेट करने के हवाले से, कि अगर किसी इकोसिस्टम की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इतनी है तो बताओ T4 के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुँचेगा। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि T1 से T2, T2 से फिर T3 और फिर T4, और कितना कितना लॉस होता जा रहा है। और इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी किसी इकोसिस्टम की, तो वो T4 पर पहुंचने तक कितनी रह गई है, तो बताओ कितना लॉस यहाँ पर हुआ है। तो आपने वो लॉस यहाँ से कैलकुलेट करना है कि भाई इस जगह पे कितना लॉस हुआ था, इस जगह पे कितना लॉस हुआ, और इस तरह से कितना लॉस ये एज अ होल हो चुका है। या आपको किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी वैल्यू बताकर आपसे पूछा जा सकता है कि इस इकोसिस्टम की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताइए कि कितनी है। तो यूँ इस तरह के सवालात यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है। ये जो आपने 10% फ्लो ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व किए ना फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, इसको समटाइम 10% लॉ भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज 10% लॉ। व्हाट इज दिस 10% law? This 10% law states that from one trophic level to another, only 10% energy of the previous trophic level is transferred. ठीक है। इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो, ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो इन ecosystem only 10% energy of previous trophic level is transferred to the next trophic level, is transferred to next trophic level। ठीक है भाई। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को सिर्फ 10% एनर्जी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल की ट्रांसफर होगी। इस आइडिया को कहते हैं 10% लॉ। तो ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो हमें ये 10% लॉ देखने को मिलता है। अच्छा, तो ये जो आपने एनर्जी का यहाँ पर फ्लो ऑब्जर्व किया ना, सो दिस एनर्जी फ्लो, ये प्रोडक्टिविटी जो आपने ऑब्जर्व की, प्रोडक्टिविटी, तो इस प्रोडक्टिविटी के ऊपर कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस भी करते हैं। जी हमना बेटे क्या कह रहे हैं? सर ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं करती? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पैसेज ऑफ टाइम, हाँ बिल्कुल चेंज होगी ना। तो ये एवरेज हम ले रहे हैं यहाँ पर, यानी हो सकता है कि जनवरी से लेकर हमने दिसंबर तक ये जो कैलकुलेट किया है, तो जनवरी के मंथ में ज़्यादा हो तो फरवरी में और ज़्यादा हो और मार्च में और ज़्यादा, और फिर करते करते यूँ ये कम भी होने लग गई हो किसी मंथ के अंदर, तो हम यहाँ पर उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। ठीक है। ओके, यस। अच्छा, तो बेटा ये जो प्रोडक्टिविटी का भी हमने आइडिया डिस्कस किया, प्रोडक्टिविटी आप अगर किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ऑब्जर्व करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम, और अगर आप इसको किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऑब्जर्व करें, तो आपके ख्याल में दोनों की प्रोडक्टिविटी एक ही जैसी होगी? हाँ भाई, क्या कहते हैं? नो सर, नो, बहुत फर्क हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, दे हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट, दे हैव डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक
कंपोनेंट्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इस वजह से प्रोडक्टिविटी एक्वेटिक और लैंड इकोसिस्टम की डिफर करती है। यहाँ पर देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर या लैंड इकोसिस्टम में जो फैक्टर्स यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे वो कौन से फैक्टर्स होंगे? सबसे पहली तो बात यहाँ पर ये है कि एनर्जी कितनी ज़्यादा दस्तयाब है। जितनी एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होगी उतनी प्रोडक्टिविटी हायर होगी। तो एनर्जी एक फैक्टर है जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रही है। ये बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। क्या डिस्कस करें हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करें, नंबर 1 एनर्जी। तो इक्वेटिक सिस्टम के अंदर एनर्जी वाला फैक्टर कैसा है आपके ख्याल में? कि ये एनर्जी बहुत अबंडेंटली अवेलेबल होती है टू द ऑर्गेनिजम्स या बहुत पुअरली अवेलेबल होती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक एक्वेटिक सिस्टम में, एक एक्वेटिक सिस्टम के अंदर एनर्जी जो ऊपर की लेयर होती है ना एक्वेटिक सिस्टम की, वहाँ तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगी, लेकिन जो डीपर लेयर है किसी भी वाटर बॉडी की, वहाँ पर ये एनर्जी कम अवेलेबल होगी। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सन की रेडिएशन किसी वाटर बॉडी में पेनिट्रेट करती जाती है तो उनकी इंटेंसिटी वीक होती जाती है, और इंटेंसिटी वीक होने की सूरत में फोटोसिंथेटिक रेट भी कम हो जाएगा। तो अगर ये फोटोसिंथेटिक रेट कम होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ऐसा ही है ना भाई? तो यहाँ पर देखो, सपोज करो कि ये एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, सपोज ये आपको उसका किनारा दिखा रहे हैं ये, और ये इधर पानी भरा हुआ है। ये आपको ना उसका एक किनारा दिखाया, ये उसका बॉटम है, ठीक है, ये उसका ये शोर एरिया है, ये उसका बॉटम है, ये उसकी सरफेस है, सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर सरफेस है। हाँ, तो अब आप देखो कि यहाँ पर ये प्रोडक्टिविटी किस हिस्से में ज़्यादा होगी? जो नियर शोर एरिया है, या जो वाटर सरफेस है ऊपर, या फिर बॉटम? तो तीनों में एक जैसी प्रोडक्टिविटी होगी इस एक्वेटिक सिस्टम में? अगेन डिफरेंट होगी। वो क्यों? कि देखो यहाँ पर लाइट ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा अवेलेबल है, नीचे कम है, चलें किनारों पर भी ज़्यादा है, लेकिन असल में देखो एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर एक और फैक्टर भी मैटर कर रहा है, और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाइप ऑफ प्रोड्यूसर, कि भाई प्रोड्यूसर्स कौन से हैं वहाँ पर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर जो आपको किनारे वाला हिस्सा होगा, यहाँ पर आपको रूटेड प्लांट्स मिलेंगे जिनकी रूट्स नीचे सॉइल में मौजूद होंगी, और ये बाकी कुछ यूँ पार्शली सबमर्ज्ड होंगे और कुछ कंप्लीटली सबमर्ज्ड होंगे, यानी कुछ पानी में थोड़े डूबे होंगे और बाकी निकले हुए होंगे बाहर, और कुछ पूरे पूरे डूबे हुए होंगे। क्या ये नियर शोर वाले एरिया में ये वाले रूटेड प्लांट्स होंगे या बॉटम के अंदर होंगे? आपका क्या ख्याल है, कहाँ पर होंगे? नियर शोर जोन में होंगे, ये बॉटम में हरगिज नहीं होंगे। बॉटम में क्यों नहीं होंगे भाई ये इस तरह के रूटेड प्लांट्स? बिकॉज बॉटम में लाइट इतनी इनसफिशिएंट है कि प्रोड्यूसर्स कैन नॉट स्टे इन द बॉटम। ये जो वाटर बॉडी आपको दिखा रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि कोई छोटा सा इस तरह से कोई छोटा सा पॉन्ड है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी लेक या जैसे सी और ओशन, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बॉटम के अंदर आपको प्रोड्यूसर्स नहीं मिलेंगे, नियर शोर जोन में प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। और इसी तरह से ये जो वाटर की सरफेस है, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स मिलेंगे, यहाँ पर रूटेड प्लांट्स नहीं होंगे, लेकिन प्लैंक्टॉन्स होंगे, प्लैंक्टॉन्स। तो इस जगह पर प्लैंक्टॉनिक है स्पीशीज मौजूद हैं। प्लैंक्टॉन्स कहते हैं जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। लिहाजा यूँ डिफरेंट जगहों पर चूँकि टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स डिफर कर रहे हैं, तो उनकी वजह से प्रोडक्टिविटी वेरी कर रही है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ टाइप ऑफ प्रोड्यूसर बल्कि यहाँ पर एनर्जी भी इक्वली अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से ना ये जो एक्वेटिक सिस्टम, इसके अंदर जोन्स बने हुए हैं। इसमें देखो ये एक जोन कहलाता है, इसको कहते हैं लिटोरल जोन। इसे क्या कहते हैं? लिटोरल। लिटोरल का मतलब होता है नियर शोर जोन। एक होता है ये लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन का मतलब होता है जो
ओपन ब्राइट जोन होता है ना वाटर का, जहां पर लाइट अबंडेंटली अवेलेबल है, उसको कहते हैं लिमिनेटिंग। और फिर बॉटम वाला जो जोन है उसे कहते हैं प्रोफंडल, डार्क जोन है प्रोफंडल जोन, यहां पर लाइट अवेलेबल नहीं है, प्रोफंडल जोन। तो ये एनर्जी की वजह से और टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स की वजह से आपको एक्वेटिक सिस्टम के अंदर ये जोन्स नजर आ रहे हैं। व्हाट सर अबाउट यहाँ पे टोटल, जी सॉरी सर, यहाँ पे सर लाइट पूरी मतलब नहीं होती है या सर कुछ इंटेंसिटी होती है लाइट की? लाइट totally इंटेंसिटी absent इतनी होती है? लो होती है विच इज नॉट सफिशिएंट टू कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव नहीं होगी। तकरीबन कोई 600 मीटर से नीचे जब लाइट पेनिट्रेट करती है ना पानी के अंदर, इवन बिल्कुल जो क्लियर वाटर बॉडी होगा, क्लियरेस्ट वाटर बॉडी, उसके अंदर भी अप टू 600 मीटर लाइट इंटेंसिटी इतनी वीक हो जाएगी कि फोटोसिंथेसिस उससे नीचे बॉटम में नहीं हो सकेगी। और अगर तो पानी थोड़ा गदला है, थोड़ा सा गंदा पानी है, तो टर्बिड है थोड़ा सा, तो उसमें तो लाइट इंटेंसिटी और तेज़ी से वीक होगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि इवन जो बिल्कुल क्लियरेस्ट वाटर बॉडी थी उसमें भी अप टू 600 मीटर ये लाइट इंटेंसिटी इतनी वीक हो जाती है कि वो फर्दर उसको फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए काबिल नहीं रहती। अच्छा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स अगेन डिफर तो करते होंगे डिफरेंट एरियाज के अंदर। जैसे फॉरेस्ट के अंदर आपको प्रोड्यूसर्स जिस किस्म के मिल रहे हैं, तो डेजर्ट में भी प्रोड्यूसर्स वैसे ही मिल रहे हैं। क्या समझते हैं आप? नहीं सर, डिफरेंट बहुत फर्क है। लिहाजा डेजर्ट की प्रोडक्टिविटी और फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी क्या इक्वल हो सकती है? नहीं कभी सर, भी नहीं हो बिल्कुल नहीं सकती। तो ये टाइप ऑफ एनवायरनमेंट चेंज प्रोड्यूसर्स, होता है ना जी, टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स का बड़ा मेजर इफेक्ट है इधर, ठीक है। और साथ साथ एनर्जी चले, एनर्जी के लिहाज से हम कहें कि भाई डेजर्ट तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एनर्जी इतनी वाफर मिकदार में अवेलेबल है, ब्राइट सनलाइट होती है, बारिशें तो कई कई अरसे तक होती नहीं है। ऐसा ही है भाई मुनेश? तो जी सर, बिल्कुल हाँ ऐसा ही जी, है। तो वहाँ पर एनर्जी बहुत है, लेकिन वहाँ पर प्रोड्यूसर बेचारे ऐसे नहीं है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो करें। तो उधर दूसरी तरफ ये जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर अक्सर क्लाउड्स भी रहते हैं, बारिशें होती रहती हैं, तो वहाँ पर फिर एनर्जी अक्सर थोड़ी कम रहती है। लेकिन चूँकि प्रोड्यूसर्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी डेजर्ट से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो आपका इलाका बहुत ठंडा है। जी बेटा? सर आपका इलाका बहुत ठंडा है। हाँ जी, हमारे यहाँ बिल्कुल। तो देखो, ये जो टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स और एनर्जी के अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी को डिटरमिन कर रहे होंगे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में? शाबाश, गेस करें। उसमें न्यूट्रिएंट्स का फर्क पड़ सकता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे आपको देखो, मैंने ये जो एक्वेटिक वाटर बॉडी का स्ट्रक्चर बताया है, बताओ न्यूट्रिएंट कहाँ ज्यादा होंगे, लिमिनेटिक जोन में, प्रोफंडल जोन में या लिटोरल जोन में? सर लिटोरल जोन में। लिटोरल जोन में ज्यादा होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। लेकिन लिटोरल जोन होता बहुत छोटा सा है। प्रोफंडल जोन में भी बहुत न्यूट्रिएंट्स होंगे, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोफंडल जोन में होंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स यूं नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि एक तो लाइट नहीं है, दूसरा यहाँ प्रोड्यूसर्स नहीं है, इस वजह से वो न्यूट्रिएंट किसी काम के नहीं है। तो लिमिनेटिक जोन में अगरचे न्यूट्रिएंट कम है, लेकिन यहाँ लाइट ज़्यादा है और प्लैंक्टॉन्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जोन होता है किसी भी वाटर बॉडी का। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी आपको न्यूट्रिएंट्स ये किसी इकोसिस्टम में ज़्यादा मिलेंगे, किसी में कम। मिसाल के तौर पर अगेन मैं मिसाल देता हूँ, फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे फॉरेस्ट सॉइल में, या डेजर्ट सॉइल में ज़्यादा होंगे न्यूट्रिएंट्स? सर फॉरेस्ट वाली सॉइल में। क्यों ज़्यादा होंगे? शाबाश, फॉरेस्ट सॉइल में न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़्यादा होंगे? इस वजह से ज्यादा होंगे बेटा कि वहां पर चूंकि ज्यादा वैरायटी है प्रोड्यूसर्स की और दूसरे लिविंग बींग्स की, और उनकी डेथ्स भी वहां पर ज्यादा होती हैं, उनकी डेड बॉडीज वहां पर ज्यादा डीकम्पोज होंगी, तो न्यूट्रिएंट्स ऐड होते रहेंगे। लेकिन डेजर्ट बेचारा चूंकि बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बड़ा पुअर होता है, वहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, उनकी डेथ्स भी ज़ाहिर कम है, उनकी वहाँ पर डीकम्पोजिशन भी कम है, तो इस वजह से न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर डेजर्ट में कम है। सही है सर। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर जो फॉरेस्ट है वहाँ पे सर ट्रीज की तादाद ज्यादा होती है। हाँ, तो वो बायोडाइवर्सिटी में आ गया ना कि वहाँ ट्रीज की तादाद ज्यादा, वहाँ एनिमल्स भी ज्यादा, और जाहिर उनकी मौत भी वाक़या हो रही होती है कि मरते होंगे, और उनकी डीकम्पोजिशन वहाँ ज़्यादा होती होगी। इस वजह से फॉरेस्ट सॉइल इज़ वेरी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, जबकि वो डेजर्ट सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल है। अच्छा, इसी तरह से क्या वाटर की अवेलेबिलिटी ये मैटर करती है? वाटर अवेलेबिलिटी
yes sir. बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमिन द प्रोडक्टिविटी. अगर किसी इकोसिस्टम में पानी ना हो तो वहां पर फिर बताओ प्रोड्यूसर बेचारे क्या करेंगे. तो अगेन देखो, डेजर्ट इज वेरी मच पुअर इन दिस केस, बट फॉरेस्ट इज वेरी रिच. और एक्वाटिक इकोसिस्टम, अगर इसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के साथ कंपेयर किया जाए तो ये तो बहुत ही रिच है इस मामले में. इसके पास तो पानी की कमी कोई नहीं है. ठीक है. So these are the factors that determine or affect the productivity of the ecosystems. Aquatic और terrestrial ecosystem की productivity को ये factors influence करते हैं या determine करते हैं. ठीक है भाई, क्लियर होगी बात. बस आखिरी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करके ये ख़त्म करते हैं एनर्जी फ्लो का टॉपिक. देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट हम एनर्जी फ्लो में यूज़ करते हैं, वो है इकोलॉजिकल पैरामिड्स. इकोलॉजिकल पैरामिड्स का कॉन्सेप्ट ये है. पैरामिड्स कहते हैं एक ट्रायंगुलर शेप होती है, ये ज्योमेट्रिक शेप है जैसे आपको ये बनी हुई नज़र आ रही है. यानी इसको किसी भी साइड से देखेंगे तो आपको ये ट्रायंगुलर नज़र आएगा. जैसे वो इजिप्शियन पैरामिड्स, फिरौन जो थे इजिप्ट के, उनके मकबरे बने हुए हैं वहाँ पर, तो वो इस तरह की शेप के बने हुए, उनको इजिप्शियन पैरामिड्स कहा जाता है. तो पैरामिड बेसिकली एक ज्योमेट्रिक शेप है. इसको जिस साइड से भी देखेंगे आपको ये ट्रायंगुलर नज़र आएगा. तो यहाँ पर इकोलॉजिकल पैरामिड का मतलब ये है कि असल में किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो इकोलॉजिकल डाटा है, जैसे कि एनर्जी या फिर बायोमास या फिर नंबर्स, ये इकोलॉजिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं. तो इन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की. इसे कहते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड्स. तो क्या डिफाइन करेंगे आप इसे? द ग्राफिकल representation of ecological parameters. ये जो मुख्तलिफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर मसलन एनर्जी हो गई कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर एनर्जी कितनी है, या बायोमास कितना है, या फिर ये इवन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं. तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, दैट इज एनर्जी, बायोमास और नंबर, इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पैरामिड. तो इसमें आप देखिए, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है पैरामिड ऑफ द एनर्जी. आपको प्रोड्यूसर वाला जो ग्रुप है T1, वहाँ पर ये एनर्जी सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है. फिर उसके बाद कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर में ग्रेजुअली कम हो रही है. तो एनर्जी यूँ डिक्रीज होती जा रही है. बायोमास भी इसी तरह से कम होता जा रहा है, और नंबर्स भी आपको ये इस तरह से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो इसको कहते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड. हाँ जी भाई, तो आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं. एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह फिर हम कल के लेक्चर में इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक बड़ा अहम टॉपिक इस चैप्टर का, उसको कवर करेंगे. डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.